दोस्तों आज हम लोग दलाई लामा के बारे में बड़ा विस्तार से जानने वाले हैं और आज का लेक्चर उन व्यक्तियों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जानने के इच्छुक हैं कि आखिरकार दलाई लामा को कैसे चुना जाता है और काफी इंटरेस्टिंग इसके पीछे स्टोरी है। दलाई लामा जब भी हमारे जहन के अंदर नाम आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे मेरे पीछे ये आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, आप लोग को जैसे मैं पूछूंगा कि ये कौन है तो आप लोग कहेंगे कि तो दलाई लामा है। तो दलाई लामा एक पोस्ट होती है, ना कि कोई व्यक्ति होता है, लेकिन उस पद के ऊपर जो भी सुशोभित होता है उस व्यक्ति का नाम दलाई लामा ही कहकर पुकारा जाता है। जैसे अभी 14th दलाई लामा जो है वो भी एक व्यक्ति है, लेकिन ये दलाई लामा का एक पद होता है। जैसे हमारे देश के अंदर एक प्रधानमंत्री का पद है और उस पर सुशोभित होने वाला व्यक्ति जो है वो व्यक्ति, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, हम लोग कहते हैं कि वो फलाना व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री है। वैसे ही दलाई लामा का पद है। तो आज हम लोग बड़ा विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार दलाई लामा को कैसे चुना जाता है, कहां पर लेकर इसको प्रॉब्लम्स हैं और चाइना बार बार ये क्यों कहता है कि दलाई लामा को हमारे हवाले कर दो। और रिसेंटली 6 जुलाई को उनका जन्म दिवस आने वाला है, अवतरण दिवस आने वाला है और उसको लेकर एक चिट्ठी काफी वायरल हो रही है, जिसको लेकर चाइना बड़ा चिंतित है। बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। आप लोग दलाई लामा को देख रहे हैं। दलाई लामा जिस कुर्सी पर, जिस आसन पर बैठे हुए हैं, इस आसन को गौर से देखिए। ये आसन जो है वो भी अपने आप के अंदर एक बड़ा चमत्कारिक हम लोग कह सकते हैं। ये आसन देखने में ऐसा लगता है। इस आसन पर आप लोग देख रहे हैं कि एक पोटली जो है वो बंधी हुई है, एक पोटली रखी हुई है। इसको बेसिकली पोटली नहीं पोटला कहा जाता है। तो दलाई लामा का सिंहासन जिसके ऊपर ये पोटली रखी हुई है, इसको पोटला कहा जाता है। इस पोटला को हटाकर दलाई लामा यहां पर विराजमान होते हैं और अपने पद को वो ग्रहण करते हैं। देखिए दलाई लामा बनना इतना आसान नहीं था। दोस्तों ये हमारा कोर्स है 75 डेज का हार्ड चैलेंज। आज मैं दलाई लामा के बारे में आपको बता रहा हूं तो एक अच्छी बात आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने एडिक्शन से बाहर निकलिए, वास्तविक जीवन से अवगत होइए और देखिए कि आपकी संभावनाएं क्या हैं, आप जीवन के अंदर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप अगर कंसंट्रेशन और फोकस के साथ में काम करेंगे तो जीवन के अंदर हर वो लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे जो आपने जहन के अंदर सोच रखा है, आपके मन मस्तिष्क के अंदर है। कई बार आप लोग को ये लगता है कि जितनी सफलता आपको हासिल करनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है, तो एक बार आप लोग हमारे इस 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दलाई लामा के बारे में बात करते हैं। देखिए दलाई लामा, इनका एक्चुअल नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। तो तेंजिंग ग्यात्सो जिनका जन्म 1935 के अंदर होता है और फिर उनका बाद में दलाई लामा के तौर पर नामकरण पड़ता है। तो दलाई लामा जो बने थे वो 14th बने थे, मतलब इनसे पहले 13 दलाई लामा हुए थे और ये 14वें दलाई लामा है जिनको 1940 से लेकर आज प्रेजेंट तक हम लोग देख रहे हैं। इनका जन्म 1935 के अंदर होता है, लेकिन 1940 के अंदर इनको दलाई लामा एज ए नॉमिनेट किया जाता है और 5 साल की उम्र के अंदर ही इन्होंने इतनी जबरदस्त ख्याति जो है प्राप्त की थी। दलाई लामा के पैरेलल ही एक पद और होता है पंचन लामा, जिसकी आगे जाकर हम लोग बात करेंगे। और दलाई लामा हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अलग अलग पद जो है उनको सुशोभित किया और 1959 तक, जब तक ये तिब्बत के अंदर थे तब तक ये अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे और 1959 के बाद में ये भारत के अंदर आते हैं। 6 जुलाई 1935, ये डेट देखिए आप लोग, 6 जुलाई 1935 को ये कुल 90 साल के होने वाले हैं। मतलब आज से कुछ दिन बाद ही ये अपने जन्म दिवस को मनाने जा रहे हैं। तो जन्म दिवस को मनाने के लिए मैक्लोडगंज, जो आप लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, वहां पर बहुत धूमधाम से इनका जन्म दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ में ही इन्होंने एक जरूरी अनाउंसमेंट कर दिया है और वही अनाउंसमेंट आज चाइना के लिए कांटे की तरह चुभ रहा है। हम लोग शुरुआत से इसकी बात करते हैं। ये जो लड़का आप लोग देख रहे हैं इसकी उम्र महज 5 साल की है और 5 साल की उम्र के अंदर दलाई लामा बना दिया गया। तो दलाई लामा एज ए चाइल्ड आप लोग यहां पर देख सकते हैं। दलाई लामा का जन्म होता है और जन्म होने के बाद में लगभग जब इनकी 5 साल की उम्र होती है तो ये कुछ कपड़े, कुछ खिलौने बांध देते हैं अपनी पोटली के अंदर और तब इनकी माँ ये पूछती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो बेटे ने ये कहा कि मैं तो लहासा जा रहा हूँ। लहासा जो कि तिब्बत की राजधानी है। और ऐसा कहने पर माँ हंस पड़ती है कि आखिरकार ये लहासा कैसे पहुंच जाएगा। कुछ दिन और बीतते हैं और बीतने के बाद वहां पर 4 से 5 साधु आते हैं, साधु के वेश में आते हैं और ये कहते हैं कि यही हमारा अगला दलाई लामा है, जिसकी खोज बहुत लंबे समय से चल रही थी। और इस लड़के को देखकर ये कहते हैं कि यही व्यक्ति जो है, यही बच्चा जो है वो हमारा अगला सरताज बन सकता है। पहले लेकिन देख लेते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या योग्यता है। तो जैसे यहां पर पहुंचते हैं तो ये ऐसा लगता है देखकर कि बच्चा जो है इनको पहले से ही जानता है।
लेकिन जैसे ही बच्चे के नजदीक पहुंचते हैं तो वहां पर उसकी परीक्षा शुरू होती है। इससे पहले जो दलाई लामा थे उनकी डेथ हुई थी और उनकी छड़ी, उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनकी किताबें जब इस बच्चे के सामने रख दी जाती हैं तो ये बच्चा कहता है ये तो मेरी ही है, और उस छड़ी को उठाकर अपने छाती से लगा लेता है। और जैसे ये काम करता है, जो साधु वहां पर आए थे वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं और घुटनों पर आने के बाद ये कहते हैं कि यही हमारा अगला दलाई लामा है और हम लोग आगे से शिक्षा और दीक्षा इसी बच्चे को देंगे। मां को लगता है कि आखिरकार ये क्या हो गया, जो कि बच्चा कुछ दिन पहले ये कह रहा था कि मुझे लहासा जाना है, आज वास्तव में वो लहासा पहुंच रहा है। और जिस घर के अंदर ये रहा करते थे वो ये घर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। इस तरीके से ही इस बुद्धिज्म के अंदर मतलब दलाई लामा का जो पद है इसको आगे नॉमिनेट किया जाता है। इनकी उम्र बढ़ती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ही चाइना के अंदर सरकार जो है वो बदलती है, कम्युनिस्ट सरकार वहां पर रहती है माओ सेदोंग की। और माओ जो थे वो बड़े ही साम्राज्यवादी नीति के थे, मतलब उनको लगता था कि मैं अपनी बाउंड्रीज के अंदर अगर एक्सटेंशन करूंगा तो मुझे इस चीज को लेकर फायदा होगा। तो चाइना ने यह किया कि अपनी जो बाउंड्रीज थी उनको फैलाना शुरू किया, लेकिन तिब्बत भी कमजोर नहीं था। आज जिस नेपाल को और भूटान को आप लोग देख रहे हैं उस पर एक समय के अंदर तिब्बत का ही अधिकार हुआ करता था। यहां तक कि चाइना के भी कुछ अधिकार, कुछ पार्ट्स पर, कुछ भागों पर तिब्बत का अधिकार हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे चाइना काफी एग्रेसिव तरीके से पेश आया, वहां पर सरकार बदली और वहां पर यह होने लगा कि वो अपनी सीमाओं के अंदर वृद्धि कर रहे हैं और इस चीज को लेकर वो तिब्बत तक अपनी सीमाओं को बढ़ाना शुरू करते हैं। इस बात से परेशान होकर दलाई लामा वहां पर पहुंचते हैं, लगभग 1953 के अंदर वहां पर पहुंचते हैं और बात करते हैं माओ से कि माओ यार ये क्या है, मतलब हम लोग तिब्बत के अंदर रह रहे हैं लेकिन आपके जो सैनिक वगैरह हैं वो वहां पर हमेशा हम लोग को हमेशा अक्सर परेशान करते हैं, ये कहां की रणनीति है। एक्चुअली में क्या होता है कि तिब्बत और चाइना ने पहले एक छोटा सा युद्ध लड़ा था, उस युद्ध के अंदर चाइना की जीत होती है और जीत होने के बाद फिर तिब्बत के ऊपर धीरे धीरे वहां पर अधिकार करना शुरू करते हैं। इसी बीच मतलब दलाई लामा जो थे वो 1956 के अंदर भारत में भी आते हैं। भारत में आने के बाद उनकी मुलाकात होती है हमारे प्रधानमंत्री से और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। इस बात को लेकर भी चीन बड़ा भड़क जाता है कि आखिरकार दलाई लामा पहुंच क्यों गए हैं भारत के अंदर, और भारत की तरफ देखने का नजरिया चाइना का कुछ और ही बदल जाता है। और धीरे धीरे समय आगे गुजरता है और 1959 तक वो समय आता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर दो तस्वीरें हैं, एक तो दलाई लामा है और एक है पंचेन लामा। तो दलाई लामा सबसे बड़ा पद होता है और पंचेन लामा दलाई लामा के नीचे का पद होता है। लेकिन पंचेन लामा को बनाने की अलग प्रोसेस है और दलाई लामा को बनाने की अलग प्रोसेस है। एक बार यह होता है कि माओ से जो है वो दोनों को वहां पर बुलाते हैं, काफी एग्रेसिव होते हैं और बातचीत होती है कि आखिरकार जो चाइना का इंटरप्शन है तिब्बत के अंदर वो दखल अंदाजी बंद हो और हम लोग इसके लिए एक जो हम लोग एग्रीमेंट है उस पर साइन करें। लेकिन तिब्बत की तरफ से तो एग्रीमेंट साइन होता है लेकिन चाइना की तरफ से उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं होता, कोई भी रजामंदी नहीं होती। इसके बाद में धीरे धीरे जो है वो ऐसा लगने लगता है कि जो दलाई लामा है उनको चाइना के द्वारा मार दिया जाएगा, क्योंकि जो साम्राज्यवाद की नीति थी वो कहीं ना कहीं फॉल्ट कर रही थी। और देखिए दलाई लामा जो है उनको सपोर्ट करते हैं बहुत सारे देश, जिसके अंदर यूएसए एक बहुत बड़ा देश है, यूएसए फंड भी करता है तिब्बत की सरकार को। तो दलाई लामा को यह लगने लगा था कि अब उनकी हत्या हो जाएगी, इसीलिए वो 13 मार्च 1959 को तिब्बत को छोड़ देते हैं। 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक दुर्गम रास्तों से होते हुए, बड़ी कठिन रास्तों से होते हुए वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहुंचते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत भी किया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये वो रास्ता है, वो रूट है जहां से दलाई लामा ने अपनी यात्रा को शुरू किया लहासा से, और लहासा शुरू करने के बाद वो लगभग 13 दिनों तक पैदल चलते हैं और चीनी सैनिक की ड्रेस में रहते हैं। मतलब उन्होंने खुद के वस्त्र धारण नहीं किए थे, चीनी सैनिक के वस्त्र धारण किए और इन्हीं के साथ में वो कहां पर पहुंचते हैं, तेजपुर के अंदर पहुंचते हैं। अब एक्चुअली में क्या था कि इनके लिए सफर इतना आसान नहीं था। 13 मार्च से लेकर 31 मार्च 1959 तक वो दिन के अंदर तो रुक जाया करते थे किसी भी सुरंग के अंदर, और रात के अंदर वो टॉर्च लेकर अपनी यात्रा को जारी रखते थे। और ऐसे करते हुए 31 मार्च तक वो कहां पर पहुंच गए हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहुंच गए हैं। ये बात जवाहरलाल नेहरू को पहले से ही पता थी कि ये यात्रा पर है, इसीलिए भारत इंतजार कर रहा था कि आखिरकार वो भारत के अंदर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर बीच के अंदर ही उनकी हत्या हो जाएगी। इस बात को लेकर भारत बड़ा चिंतित था। लेकिन भारत के अंदर उनका स्वागत होता है। जैसे ही स्वागत होता है उससे चीन बड़ा नाराज होता है, और चीन के नाराज होने के बाद में
1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध होता है। तो आप लोगों को ये बात यहां तक समझ में आ रही होगी कि जैसे ही हमने दलाई लामा को यहां पर एंट्री दी है, इसके बिहाफ पर ही क्या चाइना ने हमारे साथ में लड़ाई की, हमारे साथ में युद्ध किया। तो क्या दलाई लामा को शरण देना 1962 के वॉर का एक कारण था? हम लोग ये कह सकते हैं कि एक छोटा कारण हो सकता है, लेकिन पूरा कारण हम लोग इसको नहीं कह सकते, कंप्लीट रीजन हम लोग नहीं कह सकते। ये एक छोटा सा कारण था। तो 1962 के अंदर चाइना के साथ में हमने जो बैटल की थी, उसमें भले ही भारत की हार हुई हो, लेकिन हमने ये सीख लिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा दिया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। हम लोग चाइना के साथ में ज्यादा लंबे समय तक मित्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो 1962 के वॉर के अंदर ये कहना कि दलाई लामा को शरण देना एक कारण बना था, ये एक छोटा कारण था। लेकिन चीन की जो साम्राज्यवादी नीति थी, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की नीति, उसके चलते भारत और चीन का युद्ध होना निश्चित था, क्योंकि चीन ने तिब्बत के ऊपर तो अधिकार कर ही लिया था, आगे जाकर वो भूटान नेपाल की तरफ देख रहा था और वो भारत की तरफ भी अपनी नजर बनाए हुआ था। इसीलिए ये लग रहा था कि भारत के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, और वो 1962 के अंदर एक युद्ध के रूप में सामने आता है। अब एक्चुअली में क्या है, अब चाइना ये चाहता है कि जिस तिब्बत पर अधिकार किया गया था चाइना के द्वारा, वहां पर अगर दलाई लामा बनाया जाता है तो चाइना की सहमति होनी चाहिए। लेकिन बिना चाइना की सहमति के दलाई लामा भारत के अंदर आते हैं। लगभग 1 लाख बौद्ध भिक्षुओं के साथ में भारत के धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहां पर उनको शरण दी जाती है। इससे चाइना बड़ा नाराज होता है। इसीलिए आज जो है ये वापस से मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, क्योंकि जो दलाई लामा भारत के अंदर है, उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपने 90वें जन्मदिन के ऊपर यह कह दिया है कि अब अगले दलाई लामा का चुनाव होगा। चीन ये ना देखे कि दलाई लामा चाइना के द्वारा बनाया जाएगा, हम खुद जो है उसका चुनाव करेंगे। और आज इसी चिट्ठी ने यहां पर गर्मा गर्मी जो है वो काफी फैला दी है। इसीलिए दलाई लामा ने यह कहा कि दलाई लामा का चुनाव करने का अधिकार गादेन फॉर द्रेंग, ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन काम करता है कि दलाई लामा को कैसे चुना जाना है और कौन अगला दलाई लामा होगा। इसीलिए 90वें जन्मदिन पर अब जो है 6 जुलाई को बड़ा ही एक हम लोग कह सकते हैं उत्सव तो है ही है साथ में, लेकिन अब काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बन चुका है। हम लोग अब बात करेंगे कि आखिरकार दलाई लामा को कैसे चुना जाता है। देखिए, 14th दलाई लामा से पहले 13th दलाई लामा थे, 13वें दलाई लामा थे। तो 13वें दलाई लामा का जिस समय निधन हुआ, उस समय जब उनको आग के हवाले किया गया, तो उनकी जो चिता है उससे जो धुआं उठ रहा था, वो धुआं जिस दिशा में जाता है तो उसको फॉलो अप किया जाता है कि आखिरकार ये धुआं किस तरफ जा रही है। और उसी फॉलो अप के अंदर जिस तरफ ये धुआं जाता है, वहां पर एक ऐसे बच्चे की तलाश की जाती है जिसकी उम्र कम हो और वो कहीं ना कहीं दलाई लामा से कनेक्टेड हो। तो जो दलाई लामा जिनकी डेथ होती है, तो उनकी आत्मा, मतलब इनके जो ये जो वेबसाइट है वहां पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो वो जो आत्मा है, ये कहा जाता है कि मरने के बाद वो किसी बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो वैसे ही जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ साधु जो है वो वहां पर जाते हैं और जाने के बाद उस बच्चे से पूछते हैं, और ये इतना आसान नहीं था, लगभग 4-5 साल उनको ढूंढने के अंदर लग गए थे, तब जाकर वो बच्चा जाकर मिला था। और जैसे ही उस बच्चे के सामने दलाई लामा के जितने भी जैसे हम लोग कहते हैं छड़ी है, चश्मा है, किताबें हैं, वस्त्र है, वो रखे जाते हैं, तो वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये मेरे ही हैं। तो इस तरीके से दलाई लामा चुना जाता है। लेकिन चाइना जो है वो इसके ऊपर ऐतराज कर रहा है। जो पहले दलाई लामा थे उनका नाम था गेदुन द्रुपा। तो गेदुन द्रुपा जो है वो बहुत पहले ही बना दिए गए थे, लगभग 1391 के अंदर, और तब से लेकर तिब्बत जो था वो एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन लगभग 1959 तक आते आते चाइना की नजर वहां पर पड़ती है और वहां पर चाइना का अधिकार हो जाता है। अब मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि पंचेन लामा भी एक पद होता है। तो जैसे दलाई लामा सबसे ऊपर पद है, वैसे ही पंचेन लामा उसके नीचे वाला पद होता है। ये जो बच्चा आप लोग देख रहे हैं, महज 5 साल की उम्र में 1995 के अंदर चाइना ने इसको किडनैप कर लिया था। ठीक है, मतलब 1995 के अंदर ये बच्चा जो है पता नहीं कहां चला जाता है, और ये बताया जाता है कि वो चाइना के किडनैप कर लिया है चाइना ने, और चाइना के पास में ही है। और वो कह रहे हैं कि ये जो पंचेन लामा है, इसी को ही हम लोग दलाई लामा बनाएंगे। तो पंचेन लामा को बनाने की भी वही जो है वो रिचुअल्स होते हैं, वही तरीका होता है जैसे कि दलाई लामा है। तो दोनों अलग अलग पद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर रहते हुए 14th दलाई लामा 15वें दलाई लामा का चुनाव करेंगे, और वहां पर चाइना पंचेन लामा को दलाई लामा बनाएंगे। इसीलिए 2 जो है वो दलाई लामा अब आगे हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट किया गया कि अगले दलाई लामा का चुनाव होगा और ये पद्धति जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, इसको लेकर चाइना जो है वो बड़ा ही नाराज है, और आज यही जो है आज चर्चा का विषय
बना हुआ है। आई होप आप लोगों को पूरी जो स्टोरी है, कहानी है, वो समझ में आई होगी। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप जिंदगी के अंदर हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए और 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा कि हाँ, हम लोगों को कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन और फोकस हासिल करना है, लेकिन ये जो पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है, इससे बाहर निकलना है। इससे बाहर निकलने के लिए मैंने 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई हैं, जिसकी मदद से आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। मैंने 75 लाइव सेशन लिए हैं, जिसमें मैंने रियल लाइफ स्टोरीज बताई हैं। 75 चैलेंजेस आप लोग को दिए हैं, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दीपक इंद्रा ऑफिशियल के नाम से आप लोग मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर मैं आप लोगों को जियोपॉलिटिक्स के जो शॉर्ट्स वगैरह है वो आप लोगों के लिए शेयर करता हूं। ठीक है, तो ये थी आज की स्टोरी। मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।